आज तो डाउट्स करने हैं ना बस। डाउट्स है ना आज? यस सर। सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया तुम्हारा? अब तुमने कर लिया अपना अपने एंड पर? सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया सबका? Yes, sir, almost. चलो बोलना स्टार्ट करो। डाउट्स हैं तो डाउट्स बोलो पहले। वो पावर एनर्जी के बोलने पहले और पर एनर्जी रहता है अभी? कोई भी बोल दो तुम्हारा मन नहीं करे। सर, मतलब डाउट्स। नहीं डाउट्स रहते हैं क्या उसके? अभी पूरे नहीं हुए थे, ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है बोलो। चेक पॉइंट है, एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल देना। ठीक है, 63। एक मिनट। वीडियो ऑन करो सारे बच्चे, वीडियो। वीडियो ऑन कर लो सब। हाँ जी, स्टेटमेंट बोल दो। स्टेटमेंट बोल दो, स्टेटमेंट। The curved portions are smooth and horizontal. Surface फर्स्ट is पार्ट rough. क्या था? फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया। द Curved portions are smooth and अभी horizontal भी surface is अभी भी rough. नहीं आया, अभी भी नहीं आया। स्पेलिंग बोलो। फर्स्ट फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग क्या है? Curved. अच्छा, थर्ड पोर्शन। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बोलो। The curved portions are smooth and horizontal surface is rough. The block is released from P at what distance from A it will stop if mu is equal to 0.2. डायग्राम भी दिया हुआ है। Yes, sir. व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप। Okay, sir. Sir, भेज दिया। हाँ जी, देखिए। ये ओरिएंटल सरफेस है, ऑफ लेंथ 2 मीटर, ऐसे कुछ है। From a height of 1 meter, a block of mass m is released.
कितने डिस्टेंस पर जाने के बाद रुकेगा, पता नहीं कहाँ रुकेगा ये जा करके, पर जहाँ भी रुकेगा, सपोज हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, एट डिस्टेंस इज डी, एट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए से डिस्टेंस बताना है कि कहाँ जाके रुकता है। तो पॉइंट ए से मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कि डी है, ये डिस्टेंस डी है, पॉइंट ए से डी डिस्टेंस पर जाकर रुकता है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स, पहले हम फोर्स ऑब्जर्व करते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। एक यहाँ पर एम जी है, क्योंकि हाइट का वेरिएशन यहाँ पर है, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी आई जाएगी। एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन है, इनके अलावा शायद कोई फोर्स नहीं है। एम जी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, नॉर्मल जो है वो उसका वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। बसता एक ये कंजर्वेटिव फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के लिखते हैं ना कुछ, Equal to work done by non-conservative force. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो एम जी को छोड़ देंगे, बाकी सबका वर्क लिख देते हैं। एम जी को अगर छोड़ देते हैं तो एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन है, नॉर्मल का वर्क जीरो है, फ्रिक्शन का वर्क लिख देते हैं डेल्टा यू। ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, ये फाइनल है जहां पर आके रुका है। पूछा क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, कुछ और पूछा था, डिस्टेंस पूछा है, अच्छा डिस्टेंस पूछा है। डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अगर हम देखें यहाँ से पॉइंट ए से, और सपोज ये पॉइंट बी पर आकर रुकता है, तो नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, ये फ्रिक्शन है, एमडी डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स बता सकते हो कितना होगा यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बता सकते हो, Mu n. म्यू एन, एन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंडस्ट्रियल फ्रेम हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एन की वैल्यू एम जी हो जाती है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, मोशन राइट साइड में, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में, एंगल 180 है, और एक कांस्टेंट फोर्स भी है, ये कांस्टेंट है। तो अब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा सीधा एफ एस कॉस थीटा, एफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट मैंने डी लिया हुआ है, कॉस ऑफ एंगल दैट इज 180 डिग्री। इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी इसकी जीरो है, और हम कहते हैं बी पॉइंट पर आकर ये रुक जाता है, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आर जीरो। तो ये भी जीरो है, तो ये भी जीरो है, ये दोनों जीरो हो गए। ये लोवेस्ट लेवल है क्वेश्चन का, इससे नीचे तो कभी ब्लॉक जाता ही नहीं है। और हम ऐसा करते हैं अपनी कन्विंस के लिए, ऐसा करते हैं कि लोवेस्ट लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। और अगर ये रेफरेंस लेवल है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो फाइनल इनिशियल तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल mg into height from reference level of the initial position is 1 is equal to mu mg d cos 180 is -1 with negative sign। शायद तुम्हें दिखाई दे गया होगा आंसर क्या आएगा, d is 1 by mu, और mu की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, d is 1 by mu, mg से mg कैंसिल हो गया, mu d is 1, mu d is 1, d is 1 by mu, mu कितना दिया हुआ है, mu की वैल्यू 0.2. 0.2 means 5, 0.2। फिर तो एक क्वेश्चन Options में नहीं है 5. मेरा भी यही है. पर ये ए भी तो लाइन ही खत्म हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, कार तो स्मूथ है ना, Yes sir. ए बी के ऊपर रुकेगा ही नहीं है, ए बी तो 2 मीटर लेंथ है। या तो ऐसा हो, एक बार आंसर बताओ इसका, आंसर क्या दिया होगा, A option. 1 मीटर। ए ऑप्शन है, तो फिर ए
इज 1 मीटर। तो कुछ कह नहीं सकते हम तो इसमें, बिकॉज जो भी हमारा आंसर आए ना वो लेस देन 2 होना चाहिए। हमारा जो भी आंसर है ना वो ए बी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर रुकेगा वो, तो ए बी की जो हमारे आंसर की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसके म्यू में कुछ म्यू, मैं एक मिनट और सोचता हूँ क्या दे सकते हैं। 1 मीटर दिया हुआ ना हाइट, तो देखो क्वेश्चन जो बनता है ना, मतलब 3 और 4 तो आंसर वैसे नहीं हो सकते, बिकॉज उसको हॉरिजॉन्टल के ऊपर रुकना है। तो ये तो ए या बी है। और अगर हम म्यू को लेते हैं 0.5, तो आंसर हमारा आता है 2। और हाइट 0.1 होती तो 5.1, तो भी नहीं आता। मतलब ये क्वेश्चन के पैरामीटर्स में ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी आंसर ठीक है, डी इज 1/म्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, मतलब या तो उसके म्यू में कुछ डिफरेंट, मतलब म्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, या फिर ये हाइट में कुछ प्रॉब्लम होगी। और हो सकता है हाँ यही होगा, या फिर ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप 20 होगा। सॉरी, ए बी जो लेंथ है दैट मे बी 20 मीटर, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर फर्स्ट कंसेप्ट यही है और ये ठीक है। तुम नेक्स्ट बताओ क्या है। 64. 64 में डायग्राम है, Yes, sir. तो साथ ही भेज देती इसका डायग्राम भी। उसका भेज डायग्राम क्या है। सर अभी भेज दीजिए. Is released from at the instant when mass m fallen through। भेज दिया. देखिए एक पुली मास सिस्टम दिया हुआ है, कैपिटल एम, और एक है स्मॉल एम। कैपिटल एम डाउनवर्ड, स्मॉल एम अपवर्ड। एम इज ग्रेटर देन, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ मास एम। मैं थोड़ी हेल्प करना, तुम क्या सोचते हो इस बारे में ना, थोड़ा सा बताना मुझे, तुम्हें क्या लगता है क्या हो क्या रहा है। वेलोसिटी ऑफ मास एम, व्हेन कैपिटल एम हैज, अच्छा सो काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स से बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम वर्क फॉर एनर्जी सोल्व करो उसको, उसके बाद फिर हम उसमें काइनेमेटिक्स भी यूज करेंगे। ये तुम यूजिंग सॉरी डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है यहाँ h डिस्टेंस। कैपिटल में यहाँ पहुंच गया, यहाँ से h नीचे आया। ऑब्वियस है कि ये भी इतना ही ऊपर भी गया होगा ना, एक स्ट्रिंग से तो कनेक्ट है डायरेक्टली। तो ऑब्वियस है कि ये मास भी h ऊपर चला गया होगा।
इस टाइम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, स्टार्ट इनको रिलीज किया गया था तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। अब जब ये एच डिस्टेंस ये नीचे आ चुका है, वो ऊपर चला गया, तो दोनों की वेलोसिटी हालांकि सेम होगी, v इसकी डाउनवर्ड इसकी अपवर्ड। ये वेलोसिटी कितनी है पूछा तो गया है कि स्मॉल m की वेलोसिटी बताओ, पर दोनों की सेम होगी ये हमें पता है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या क्या हो क्या रहा है, कौन कौन से फोर्स यहाँ पर है, किस किस का वर्क होता है, बताइए। फोर्सेस तो mg और टेंशन है। mg टेंशन दो है। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, देखिए टेंशन, टेंशन के वर्क के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं, तुम कैसे लिखोगे। ये कैपिटल एम है सपोज, ये एच नीचे आया ना, कैपिटल एम नीचे आ रहा है, ऊपर टी है, टी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। एंगल देख रहे हो कितना है, टेंशन अपवर्ड है कैपिटल एम के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस एंगल इज, टेंशन कांस्टेंट भी रहती है। अगर टेंशन की बात करें हम लोग, टेंशन की बात करें हमें याद होगा सिंपलेस्ट सिस्टम जो होता है, इसकी टेंशन होती है 2m1m2 बाई m1 प्लस m2, ये टेंशन होती है इस केस में और ये कांस्टेंट रहती है। सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम, टेंशन इज 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो टेंशन कांस्टेंट, तो हम डायरेक्ट वर्क लिख सकते हैं इसका, बता सकते हो मुझे कितना वर्क आएगा इस केस में फॉर द कैपिटल एम, वर्क डन बाई टेंशन, बता सकते हो। फॉर कैपिटल एम लिख रहा हूँ मैं, वर्क डन बाई टेंशन इज, बताइए। फॉर कैपिटल एम वर्क डन बाई टेंशन, m2 upon m1 plus m2 g into h। मतलब सिर्फ टेंशन बोल दो, टी टेंशन, टी फोर्स इनटू h cos theta थीटा बताओ, 180 degree। cos 180 इज -1। और फॉर स्मॉलर ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक अगर मैं बात करता हूँ तो टेंशन तो इसमें भी अपवर्ड है, पर स्मॉलर ब्लॉक इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेम डिस्प्लेसमेंट h, hence the work done for the smaller block of mass small m will be equal to th cos 0 ts cos 0, and net work done by the tension 0। it means only the conservative force is doing work here। और हम लिख सकते हैं डेल्टा u प्लस डेल्टा k इज 0। अब तुम्हें एक रेफरेंस लेवल मानना है तो तुम रेफरेंस लेवल कहीं भी मान सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तो तुम्हें बहुत ध्यान से सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और रेफरेंस लेवल भी तुम बता दो तुम्हारे अकॉर्डिंग, मान लेता हूँ कि इनिशियली जो थे वो वहां पर रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, वो भी ठीक रहेगा। और लोवेस्ट पोजीशन तुम्हें दिखाई दे रही है कि कैपिटल एम जो एच डिस्टेंस नीचे आ चुका है, तुम यहाँ भी मान सकते हो। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ कि लोवेस्ट लेवल को रेफरेंस लेवल मानता हूँ, पर यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ना, मतलब मुझे तो पता है कि दो वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो तुम जो इनिशियल लेवल था उसी को जीरो मान लो तो भी ठीक रहेगा। इनिशियल लेवल जो था उसी को जीरो मान लो, मतलब ये लेवल जीरो मान लो कि ये लेवल हमारा रेफरेंस लेवल है। तुम चाहो तो ये भी मान सकते हो, ऐसी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सिंपली कैलकुलेशन है। तो जिसको मानना चाहो बता दो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे उसको। बताओ, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, यहीं ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ ले लो तुम, ये लिख लेते हैं। ये इनकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, और ये फाइनल है, ये फाइनल है कैपिटल एम की, और इसकी स्मॉल एम की ये फाइनल है, ठीक है ना। तो डेल्टा यू लिखते हैं पहले, यू फाइनल दोनों के लिखेंगे एक साथ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0। दोनों की बातें करेंगे हम, यू फाइनल लिखेंगे दोनों के लिए, और हमारा रेफरेंस लेवल ये है भाई, मैंने ये लिया, समझ गए रेफरेंस लेवल क्या है, ये है कैपिटल एम लोवेस्ट लेवल पर जब है, तो पहले कैपिटल एम के लिख दो फाइनल एनर्जी कितनी है,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल एम, वो तो जीरो है क्योंकि इसकी हाइट जीरो है, वहां तो हमने अपना रेफरेंस लेवल ले लिया। और अब स्मॉल एम की फाइनल लिखो, स्मॉल एम की फाइनल पोजीशन क्या है देखो, स्मॉल एम तो ऊपर चला गया, कितनी ऊपर है रेफरेंस लेवल से, 2h. mg इंटू उसकी हाइट है 2h फ्रॉम रेफरेंस लेवल। इनिशियली initial initial potential energy of both were at same level at a height h from the reference level। तो क्या लिखेंगे बताओ उनकी एनर्जी, mgh. कैपिटल एम के लिए mg इंटू उसकी हाइट Small प्लस m के लिए small mgh. mg इंटू हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो इनिशियल तो ये थे दोनों रिलीज किए गए थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो ही थी। और फाइनल फाइनल में क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो हाफ एम, सॉरी प्लस है बीच में, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज जीरो। सही है इक्वेशन? Yes sir. देखिए ये है एम जी इंटू टू एच, और यहाँ पर एम जी इंटू स्मॉल एच है ना, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये नंबर नेगेटिव है, मैं इसको इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस टू एच है और ये माइनस एच है, तो ये प्लस एच है, ये जाकर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर ये सब मैं इस साइड ही रखता हूँ। तो मुझे जो एक्सप्रेशन दिखाई देता है वो है हाफ एम प्लस एम, हाफ वी स्क्वायर दोनों में कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, और इधर लेके गए तो ये पॉजिटिव टर्म हो गई एम जी इंटू एच, और ये है प्लस टू एम जी एच, और ये माइनस एम जी एच है, तो प्लस एम जी एच बचता है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस एम जी एच। तो v अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी स्क्वायर एक बार लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इज, यहाँ से जी एच तुम कॉमन ले सकते हो, इट इज एम माइनस एम, एम माइनस एम डिवाइड बाई एम प्लस एम, टू इधर आ जाएगा और उसका रूट हटा देते हैं, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया? Yes sir. अब मुझे ये और जानना है कि क्या तुम उसको डायनामिक्स यूज करके सोल्व कर सकते हो? तो फिजिक्स देखो नंबर ऑफ मेथड्स पर डिपेंड करती है, एक क्वेश्चन के 3 मेथड तुम्हें आते हैं, मतलब तुम्हें फिजिक्स अच्छे से आती है। क्वेश्चन सोल्व करना हमारा टास्क नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व हो गया बात खत्म, आंसर आ गया बात खत्म। कई बार मैं आंसर बिना मिलाए भी छोड़ देता हूँ, मुझे पता है फंडामेंटली बात खत्म हो चुकी है, जैसे पिछला था, नहीं आया नहीं आया, है ना। कंसेप्ट का पता होना इंपॉर्टेंट है, आंसर मिसमैच करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक तरीका ये है, अब तुम मुझे, क्योंकि तुम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो, डायनामिक्स पढ़ चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो, और काफी लंबे लंबे टाइम तक हमने पढ़ा, एक महीने हम पढ़ रहे हैं हर चैप्टर। वर्क पर एनर्जी, मतलब जब ये 20 डेज का टाइम था तब भी मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका था कि ठीक है चलो एक आध दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, संडे लगा देंगे, या किसी दिन 2 क्लास लगा देंगे कि इवनिंग इवनिंग में डाउट सेशन रख देंगे, तो भी ऑलमोस्ट कवर हो ही गया था, है ना। पर हाँ अच्छे से तुम नहीं प्रैक्टिस कर पाते, फिर तुम्हारा एक वीक एक्सटेंड किया गया, ठीक है, तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था शायद, है ना। पर कल मुझे पहले पता लग गया था कि तुम्हारा एक वीक फिर से एक्सटेंड हो गया, पर मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, मैंने पूछा तुम लोगों से कि क्या तुम्हारी डेट फिर से पोस्टपोन हो गई, मेरे को लगा पता होगा तुम्हें, फिर मेरे को लगा मैं बता दूंगा तुम पढ़ना बंद कर दोगे, ना पता लगे तो अच्छा है। मैंने तुम्हें कल बताया नहीं, फिर तुम लोगों ने ग्रुप में शोर मचा दिया, सर टेस्ट की डेट, सर टेस्ट की डेट, लग गया पता कब है? Yes sir. हाँ वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया था, ताकि तुम पढ़ते रहो उसी हिसाब से कि मंडे टेस्ट है और तैयारी हो जाए अच्छे से। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ जब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का टेस्ट दे चुके हो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फिर से यूजिंग डायनामिक्स। तो मेरी हेल्प करोगे तुम मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, अब तुम मुझे सिखाओगे कि सर ऐसे ऐसे कर लो, तो शायद इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए। वर्क पैनल तुम्हारे लिए नया था, मैंने वहां तुमसे ज्यादा नहीं पूछा, पर मैं चाहता हूँ तुम कंप्लीटली तुम खुद से सोल्व करो उसको। और एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, पता है इसका, ये सिंपल है, डायनामिक्स यूज करके सिंपल है ये।
वीडियो तो मैंने ऑन करने के लिए सब है ना। और जन्माष्टमी है, बच्चे भी कम है, अब कोई छुट्टी करे ना करे बच्चे तो छुट्टी कर ही लेते हैं। प्राची बताएगी पहले, प्राची। प्राची। यस सर। हाँ जी, एक बात सुन लो सब लोग, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। वीडियो ऑन कर लो, और जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जब तुम मतलब अटेंटिव ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं, तुम शायद कनेक्ट करके और चले जाते हो, साइड में फोन रखा होता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो, और ईयरफोन लगा देते ताकि आवाज स्पीकर से बाहर भी ना आए। तो बहुत सारे तरीके हैं, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं तुम्हारे, और तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं पता होंगे, है ना। तो प्राची बताएगी इसमें क्या कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स से इसकी वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस h बाय बोथ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी h हाइट के बाद, यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी। चलिए, अनुज, अनुज। अनुज। आवाज नहीं आ रही, बहुत अच्छा है। खुशी, कृतिका, यस सर। पहले हाँ जी, कौन बोल रहा है, बोलिए फिर क्या कर सकते हैं। तो जिसको जिसको भी आता है वो बोल दो, पहले तो ओपन है, जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, पहले वही बोल दो। क्या करें बताओ। चलो कृतिका बताओ फिर। सर पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन, वेरी गुड। कितना होगा। एक्सेलरेशन आएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अभी कैलकुलेट किया है कि अभी और कैलकुलेट उसके किया है। बाद यस सर। मैंने तुम्हें ना, मतलब जब मैंने ये स्ट्रिंग पुली मास सिस्टम स्टार्ट किया तो मैंने कहा था ये सिंपलेस्ट केस है। मैंने तुम्हें ये कहा था ये सिंपलेस्ट केस है, सिंपल केस नहीं आएगा। और इस सिंपलेस्ट केस की ना एप्लीकेशन आ जाती है। तो इसके लिए तुम एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों याद करो, सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने कहा था। हालांकि पुली मास सिस्टम बहुत सारे आए होंगे, पर मैंने इसके लिए कहा था याद कर लो। मैंने कहा डिफरेंस ऑफ मासेस, दोनों के डिफरेंस, और डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव तुम्हें लेना है, एम प्लस एम, सम ऑफ मासेस इनटू जी। ये एक्सेलरेशन आता है सिंपलेस्ट मास में, तुम टाइम लगाओगे वहां पर भी, और टाइम होता नहीं है नीट में। इसका एक्सेलरेशन हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, मैंने कहा कि डायनामिक्स से सोल्व करो तो तुम्हें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, और तुम अब क्या करोगे, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे बैठ के, नहीं करना है ऐसे। टेंशन, इसकी टेंशन भी याद करो, इसकी टेंशन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे ऊपर अभी हमने देखा, इसके टेंशन की भी जरूरत पड़ती है। एंड दैट टेंशन इज टू टाइम्स ऑफ product of masses m1 m2 2 m1 m2 by sum of mass m plus m into g। ये दो फॉर्मूला याद रखो, जरूरी है ये। For a simplest poly mass system, acceleration is m minus m upon m plus m into c, and tension is 2 times of m1 m2 by m plus m into c। तो ये एक्सेलरेशन तुम्हें कैलकुलेट करने की याद होना चाहिए तुम्हें, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, आगे बताइए क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन आ चुका है। सर उसके बाद इक्वेशन बाकी हो जाएगा। अच्छा, तो माइनस टू ए इनिशियली इनिशियली
It starts from rest. Initially its velocity is 0. एक्सेलरेशन पता है हमें इसका, एक्सेलरेशन a है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है ये, इसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो u तुम्हें पता है 0 है, एक्सेलरेशन नॉन है, ये लिखा हुआ एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी तुम्हें फाइंड करनी है कि वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर ट्रैवलिंग इन डिस्टेंस h इन अपवर्ड डायरेक्शन। h भी तुम्हें गिवन है, तो क्या लगाओगे तुम? ये कौन सी इक्वेशन दिखाई दे रही है तुम्हें काइनेमेटिक्स की? v square minus u square equals to v स्क्वायर 2s. माइनस u स्क्वायर इज 2s, u इज 0, तो v स्क्वायर, ये तो उससे सिंपल था, ये उससे सिंपल था, m माइनस m बाई m प्लस m इंटू जी, एक्सेलरेशन हो गया, ये इंटू s इज h, उसका स्क्वायर हटा देते हैं, ये आंसर है, ये तो उससे सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट डाउट बताइए। नेक्स्ट 70. 70। A uniform chain has a mass m and length L. It is placed on a frictionless table with length L0 hanging over the edge. The chain begins to slide down. Then the speed v with which the end slides down from the edge is given by. फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शन दिया हुआ है, बताना एक बार, फ्रिक्शन दिया हुआ है शायद, है ना? Frictionless. फ्रिक्शनलेस है, अच्छा। इनिशियली ये कंडीशन है कि लेंथ l है, तो हैंगिंग लेंथ जो है वो L0 है, और ये जो टेबल पर जो लेंथ है वो L माइनस L0 है। वेलोसिटी ऑफ द एंड सपोज को मार्क कर लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का नाम A। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A व्हेन द चेन कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ फ्रॉम द टेबल, ऐसे ही कुछ है ना? क्वेश्चन क्या है कि इस पॉइंट A की वेलोसिटी बताओ, यही ना? ये भी सारी चेन जो है नीचे आ जाती है, ये Yes, sir. पॉइंट A यहाँ पहुंच कर, ये मान लेते पॉइंट B है, चेन AB है हमारी, AB। तो देखते हैं फोर्स कौन कौन से, mg यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है हम लोगों को, नॉर्मल यहाँ पर है, बस दो ही है, फ्रिक्शन तो दिया नहीं, तुम लोगों ने मना कर दिया। तो mg है और नॉर्मल है, तो नॉर्मल का तो वर्क होता ही नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वर्क डन 0, बचा कौन? mg कंजर्वेटिव है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कि डेल्टा u प्लस डेल्टा के इज 0। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 0, ये हैंगिंग पार्ट है ना, इनिशियली क्या था, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, ऐसे ही कुछ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, ये 0 है, कल तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, इसकी एनर्जी, अब ये v वेलोसिटी सपोज नीचे जा रही है, पूरी चेन की वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा नहीं कि b तेज भाग रहा होगा और a धीरे धीरे आएगा पीछे से, पूरी चेन आपस में लिंक्ड है, तो पूरी चेन की वेलोसिटी सेम होगी, इसका मास तुम्हें दिया होगा m है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। प्रॉब्लम ये रह गई कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखें, क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी? क्या लिखोगे? पहले एक रेफरेंस लेवल मार्क कर लो, रेफरेंस लेवल क्या लोगे बताओ? जहाँ से वो स्लाइड करना स्टार्ट करती है, Table. टेबल को ले लेते हैं, टेबल को, वैसे जो टेबल को लेते हैं, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, इसमें कंफ्यूजन कम होगा तुम्हें, टेबल ठीक रहेगी, टेबल। और मास कहाँ पर है, पूरा मास देख रहे हो कहाँ पर है, ये कुछ पार्ट तो टेबल के ऊपर ही है, इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो टेबल के ऊपर है, ये इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, रेफरेंस लेवल के ऊपर ही है, इसकी तो 0 पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी है सिर्फ इसकी हैंगिंग पार्ट की, फर्स्ट केस में जब इनिशियली इसने स्टार्ट किया था तो हैंगिंग पार्ट ये है, और जब कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर गई ये टेबल से तो हैंगिंग पार्ट पूरी चेन है। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तुम बताते रहना क्या क्या करना है मुझे। डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज 0, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज 0। यू फाइनल ये सिचुएशन है,
ये रेफरेंस लेवल है, यू फाइनल। m इसका मास है, g इंटू हाइट, हाइट कितनी लेंगे बताओ जरा, हाइट L/2. l minus बाई 2। ये मास जो है ये स्प्लिट मास है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरे मास को हम कॉन्सेंट्रेट कर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास होता है एक कंसेप्ट, वो भी आया नहीं है। तो चेन के केस में तुम पूरे मास को मान सकते हो, यूनिफॉर्म चेन के लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। कभी वैसे ऐसा होगा नहीं कि तुम्हें आए नॉन यूनिफॉर्म चेन आए कभी, तो नॉन यूनिफॉर्म चेन अगर आती है तो फिर तो ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते तुम लोग। ये यूनिफॉर्म चेन है तो पूरा का पूरा मास, पूरी चेन का मास हम मानते हैं कि सेंटर के ऊपर है, और सेंटर की हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल अगर देखें तो वो है l/2 माइनस यू इनिशियल। इस पार्ट की तो एनर्जी जीरो हो गई इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी देखते हैं, तो पहले इसका मास पता करो कितने, और इसका इसका सेंटर ऑफ मास की पूरा मास है कितनी दूर रेफरेंस लेवल से। तो रेफरेंस लेवल से ये डिस्टेंस है L0/2, L0/2। वो काम मैं तुम्हारा कर देता हूँ, तुम मुझे मास बताओ कितना है। मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, ये कंप्लीट चेन नहीं है, पिछली बार तो पूरी चेन थी, मैंने कैपिटल एम ले लिया, इस बार हैंगिंग पार्ट का मास कम है, बताओगे जरा मुझे कितना है। M/L into L0. m/l, m/l, l is capital, ये complete length of the chain, this is capital L है, कैपिटल ले लेते हैं इसको, into L0, ये मास है, m/l into L0 ये मास आ गया, into g into distance from reference level, ये तुम्हारी डेल्टा यू आ चुका, प्लस k फाइनल हाफ कंप्लीट मास है m v², इनिशियल तो जीरो है। ये तुम्हारा आंसर है। यहाँ से तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ से हम देखें तो नहीं नहीं नहीं, एक चीज तो क्या गड़बड़ क्या कर गए, ये रेफरेंस लेवल से नीचे है ना, फिर नेगेटिव साइन के साथ आएंगे सारी चीजें, -l/2, और ये माइनस। रेफरेंस लेवल से ऊपर लेते तो पॉजिटिव साइन, और ये अब क्या लेंगे हम लोग, समझ रहे हो क्या करना था, -l/2 एंड yes -l/2, ये चीज ध्यान रखनी है। रेफरेंस लेवल ये ऐसी गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, रेफरेंस लेवल को लोवेस्ट लेवल ले लेता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव का भी चक्कर खत्म हो जाए। एक ही रीजन है लोवेस्ट लेवल को रेफरेंस लेवल लेने का। तो चलो हाफ m² कितना हो जाता है हमारा, देखो हाफ m², ये दोनों टर्म मैं उधर लेके जाता हूँ, यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव, ये टर्म तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई, उधर जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये टर्म नेगेटिव है उस साइड जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाती है। तो mg/l/2 माइनस mg/l, L0² हैंगिंग पार्ट स्क्वायर बाई 2। m तो कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल, m भी कैंसिल, v बच गया, बस ये तुम्हारा आंसर है। और यहाँ हो गया gl माइनस gl0²/l। ठीक है, yes sir नेक्स्ट बताइए। 71 71। A particle of mass 1 gram executes an oscillatory motion on the concave surface of a spherical dish of radius 2 meter placed on a horizontal plane. If the motion of the particle begins from a point on the dish at a height of 1 centimeter from a horizontal plane, the total distance covered by the particle before it comes to rest. फ्रिक्शन दिया हुआ है क्या, फ्रिक्शन फ्रिक्शन दिया हुआ है, 0.0 हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए दिया हुआ है 0.0. मैं तो डायग्राम बताना पड़ेगा, ये डायग्राम नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, ये नहीं है क्या, सर डायग्राम नहीं दिया. डायग्राम नहीं दिया. दोबारा बोलो स्टेटमेंट एक बार फिर। A particle of mass 1 gram executes an oscillatory motion on the concave surface of a spherical dish of radius 2 meter placed on a horizontal plane if the motion of the particle begins from a point on the dish at a height of 1 centimeter from the horizontal plane
the total distance covered by the particle before it comes to rest. The curved surface is smooth and mu equal to 0.01 for horizontal surface. ये है क्या ऐसे, और फिर ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ से स्मूथ है। कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट क्या करना है? हो जाएगा, मेरे से डायग्राम ही नहीं बन रहा। पहले ये डिस्क है, डिस्क के बाद फिर वो आगे जाके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? कंसेप्ट बता दो, फिर आगे चलते हैं। क्या यूज करेंगे? डेल्टा U plus डेल्टा K equal to work done by बाय all forces except conservative forces. हाँ, और वो यहाँ पर नॉर्मल है और एक फ्रिक्शन है, नॉर्मल का वर्ग 0 हो जाता है, फ्रिक्शन बचता है। हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना है ना, फिर स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के बाद। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। 72 72 से पहले भी है क्या? बोलिए। a mass A spring mass system spring. operates हाँ जी, एक बोलो, एक कंफ्यूजन रहेगा सिर्फ मुझे। हाँ जी बोलो। डेबुलिना बोल दे रहे हैं। A mass spring system oscillates such that the mass moves on a rough surface having coefficient of friction mu. It is compressed by a distance a from its normal length, and on being released, it moves to a distance b from its equilibrium position. The decrease in amplitude for one half cycle minus a to b is डायग्राम दे रखा होगा। no, sir. अच्छा, तो ये देखो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है L। मुझको ना थोड़ी हेल्प करना, लास्ट में स्टेटमेंट रिपीट करनी पड़ेगी। लेंथ L है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया लेफ्ट साइड में, ठीक है। थ्रू ए डिस्टेंस शायद x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x या a? स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड Compressed by distance बाय a डिस्टेंस से a। अच्छा, a, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद आगे इट इज रिलीज्ड, and आगे on बताओ। being released, it moves to a distance b from its equilibrium position. अच्छा अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मीन पोजीशन मैंने इसको मार्क किया है, ये नेचुरल लेंथ में था, ये मीन पोजीशन थी, इसको a इस साइड कंप्रेस किया, तो ये जब ये मीन पोजीशन क्रॉस करके वापस आएगा ना इधर, मैंने कहा था मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, स्प्रिंग इधर जाएगा, यहाँ जाके रुकता है a डिस्टेंस पर, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर आएगा प्लस a पर, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो।
पर ये फ्रिक्शन अगर दे दिया तो फिर ये नहीं होगा ऐसा, इधर इधर बी जाएगा ये, और फिर ये वापस आएगा तो इस पर ए नहीं जाएगा, अब इस पर और भी कम जाएगा सी, इधर जाएगा तो और कम डी, फाइनली धीरे धीरे रुक जाता है, फाइनली कम होते होते मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा, ऐसा होगा। तो हाँ जी, इसके बाद बताओ क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है अभी बताओ। The decrease in amplitude for one half cycle minus A to B is. हाफ साइकिल क्या होती है पता है? No, sir. हाफ साइकिल का मतलब क्या है? देखिए ये मीन पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये राइट एक्सट्रीम। पार्टिकल सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है तो राइट एक्सट्रीम में जाएगा, यहाँ पर राइट एक्सट्रीम पर जाएगा यहाँ पर, तो ये 0 पोजीशन मीन पोजीशन, यहाँ पहुंचा 1, वापस आया 2, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पर गया 3, और फिर वापस यहीं पर आया 4, ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पार्टिकल जहां से चला वापस वहीं आ जाए, जहां से चला वापस वहीं, आफ्टर अटेनिंग ईच एंड एवरी पोजीशन बिटवीन द एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स है, ये एक्सट्रीम है, यहां से चला वापस वहीं, यहां से चला था ना ये, तो यहां से चला 1 पर गया, 1 से वापस 0 पर आया, जहां से चला वापस वहां तो आ गया, पर ये पोजीशंस बच गई है इसकी, सारी पोजीशन पर जाके आना है इसको, यहां से चला इधर गया वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस आया, जहां से चला वापस वहीं, आफ्टर अटेनिंग ईच एंड एवरी पोजीशन बिटवीन एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम से मेरा मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम के बीच में, इसको कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ये 1 साइकिल है। हाफ साइकिल तुम समझ सकते हो क्या है कि 0 से स्टार्ट हुआ 1 पर गया और 1 से वापस आया 0 पर, हाफ साइकिल इसको बोलते हैं। यह पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, राइट तक जाए और राइट से वापस लेफ्ट पर आ जाए, तो ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। जहां से चला वापस वहीं, आफ्टर अटेनिंग ईच एंड एवरी पोजीशन बिटवीन एक्सट्रीम्स, तो साइकिल कंप्लीट हो गई। तो हाफ साइकिल का मतलब है कि वो लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम पर पहुंच जाए तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। मतलब वो यहां से यहां तक गया ना, वो माइनस ए से, ये 0 है हमारा, ये 0 0, ये माइनस ए और ये प्लस बी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो माइनस ए से प्लस बी पर गया, तो ये हाफ साइकिल यही है, ये हाफ साइकिल। और एम्पलीट्यूड पता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। इनिशियली जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ, इस मास को जब रिलीज किया गया, उस टाइम इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था ए, और आफ्टर कवरिंग हाफ साइकिल its displacement, maximum displacement from mean position becomes b। तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है आइडियल केस में, आइडियल केस में एम्पलीट्यूड सेम रहता है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो ये मीन पोजीशन से जितना लेफ्ट में गया है उतना ही मीन पोजीशन से राइट में भी जाता ए तक, फिर वापस आता मीन पोजीशन में, फिर लेफ्ट में फिर ए जाता, फिर राइट में ए जाता, ऐसे चलता रहता, और ये आइडियल ऑसिलेटरी सिस्टम है। पर क्योंकि तुम्हें यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो हर बार इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड से मेरा मतलब क्या है कि हर बार ये अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर बार कम होता जाएगा। और देख भी रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा कि लेफ्ट साइड में अगर वो ए तक गया हुआ था, तो जब वापस आया तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस हो जाता है, और वो बी तक ए डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर, सॉरी राइट साइड में ए डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है, ए से कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज बी। तो हमसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस कम हुआ है, कितना डिस्टेंस कम हुआ है। पहले एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड पहले है ए, इनिशियली ए, एम्पलीट्यूड जब लेफ्ट एक्सट्रीम पर जब वो है तो एम्पलीट्यूड, जब वो राइट एक्सट्रीम पर है तो उसका एम्पलीट्यूड है बी। डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड तुम्हें बताना है, डिक्रीज इन
एम्पलीट्यूड इज, बताओगे कितना हुआ? a माइनस बी, A minus B. और b शायद तुम्हारा अननोन है, b तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ये b गिवन है, सर अननोन। अननोन है, तो हमें b कैलकुलेट करना है। हमारा टारगेट बस ये रह गया कि b कैलकुलेट कर लो कितना है, b कैलकुलेट कर लो कितना है। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर जब वो पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? राइट एक्सट्रीम पर यहाँ पे 0 होगी। एक नॉर्मल है, देखो फोर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, एम जी यहाँ काम करता है, नॉर्मल यहाँ काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ काम करता है, स्प्रिंग फोर्स यहाँ काम करता है। एमजी का वर्क, एमजी का वर्क कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय एमजी, 0। एमजी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, एमजी वर्टिकल में, एमजी का वर्क 0 हो गया, नॉर्मल का वर्क 0। फ्रिक्शन का वर्क डन तो होगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन वो भी है, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर दो फोर्स बचते हैं, एक स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नॉन जीरो है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को हटा दे तो स्प्रिंग हट गया, एमजी तो वैसे ही काम नहीं कर रहा था, स्प्रिंग था वो भी चला गया, नॉर्मल काम नहीं करता है, बचा कौन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये तुम्हारी इक्वेशन बनती है। समझ में आया यहाँ तक मैंने क्या लिखा है? ये इनिशियल पोजीशन लिखता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये फाइनल लिखता हूँ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. देखिए तो बस अब इसको सॉल्व कर, मैथमेटिक्स बच गया, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स है। u फाइनल माइनस u इनिशियल, और इसकी क्या बात करें, तो पहले भी 0 थी, बाद में भी 0, 0 0 है, तो वर्क में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल भी 0, 0 माइनस 0 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब वो राइट एक्सट्रीम पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बताओ जरा मुझे कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग Half K A square. हाफ के ए स्क्वायर, फाइनल पोजीशन बी पर है, हाफ के बी स्क्वायर। Yes, sir. यू इनिशियल Half K A square. हाफ के वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो, बताओ कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स? Mu n. म्यू एन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस इनर्शियल फ्रेम, वैल्यू ऑफ एन इज Mg. वर्क डन बाय फ्रिक्शन में लिखना चाहता हूँ फोर्स म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पार्टिकल का, बताओगे जरा मुझे? डिस्प्लेसमेंट A plus B. ए प्लस a plus b, very good। और एंगल फॉर f डेल्टा s cos of angle is 180 डिग्रीज। cos 180। तो मैं इसको लिखता हूँ हाफ के कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो गया, cos 180 माइनस 1, तो भी हो गया। a माइनस बी लिख देता हूँ मैं इसको, a माइनस बी, और बाकी सब इधर a माइनस बी, इधर है 2 म्यू एम जी बाई के, एंड b इज, b चाहिए ना, b को इधर ले आओ, तो b इज a माइनस 2 म्यू एम जी बाई के। ये तुम्हारा आंसर है, a माइनस 2 म्यू एम जी बाई के। Okay, sir. समझ में आ गया? वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चंस कितने और रह गए? Sir, 4. 4। ये अब हम कल डिस्कस करेंगे। कल सर्कुलर मोशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सर्कुलर मोशन, Sir, आज हो जाएगा मेरा. बाकी सब बताओ मुझे, मतलब आज मैं एलन सर्कुलर मोशन का सेंड कर दूं तुम लोगों को?
देखो तुम अपने दिमाग में ये चीज मत रखो कि तुम्हारा पेपर पोस्टपोन हो गया तो हम उस पेज पर तैयारी नहीं करेंगे। मैं 1 इंच भी चेंज नहीं करूंगा, जो चीज शेड्यूल थी वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें, एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो, पर इसको थोड़ा स्मूथ कर दे, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे थर्सडे तक सब चीज कंप्लीट चाहिए। आज वेडनेसडे है ना, ये ट्यूसडे है, आज और कल। वेंसडे। हाँ तो तुम्हारे 2 दिन थे एलन के साथ प्रमोशन के, आज और कल का। उसके बाद फिर मैं वीकेंड पर तुम्हें खुद से एक्सरसाइज दूंगा। संडे तक मुझे तैयारी चाहिए पूरी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या होगा कि हम तुम्हारे 1 या 2 टेस्ट रख देंगे, या असाइनमेंट में टेस्ट बना के तुम्हें सेंड कर दूँ, तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना। 100 क्वेश्चन राउंड है ना, 2 बार में 50-50। तो मतलब ऐसे ये मत सोचो कि अब टेस्ट पोस्टपोन हो गया, पढ़ना नहीं है। मुझे सेम पेज चाहिए, मुझे कंप्लीट चाहिए सर्कुलर मोशन। और आज मैं एलन सेंड करूंगा, उसको अपना स्टार्ट कर लेना, कल तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार इस वीकेंड पर जब आएगी बातें, तो सैटरडे और संडे तुम, तो जितने भी डाउट्स तुम्हारे आए हैं ना, तुम बहुत सारे डाउट्स मुझसे पूछ लेते हो, और वो अच्छी बात है। देखो डाउट आए पूछना जरूरी है, नहीं पूछोगे तो करोगे कैसे। और डाउट पूछ के तुम लोग रख देते हो, फिर भूल जाते हो क्या किया, ऐसा हो तो गया, सर ने करा दिया। जरूरी है उसको 2 दिन के बाद दोबारा रिव्यू करो कि हुआ क्या था। तो मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि अब चैप्टर रिपीट कर लो, और रिपीट से मेरा मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे क्वेश्चन पहले हो गए थे, ऑब्वियस है वो तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही हो गए थे। अब तुमने 10-20 दिन काम कर लिया उसके ऊपर, तो और कंसेप्ट थोड़ा ठीक हो गया होगा, तो वो डाउट नहीं रहता तब। पर जो डाउट तुम्हारे आए थे ना, उसको जरूर रिपीट करो। एट द एंड हम फाइनल टच बोलते हैं, फाइनल टच भी आज हमारा चैप्टर तैयार हो गया, पूरा हो गया। अब हमारे 2 दिन बाद टेस्ट है। उस 2 दिन पहले, टेस्ट से 2 दिन पहले एक बार वो चीज जरूर रिव्यू करो कि हम लोगों को जो डाउट्स आए थे, जो हमने पूछे थे, हेल्प ली थी, क्या हम अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उनके ऊपर फिर से काम करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे परफॉर्मेंस बूस्ट भी होती है। उसको छोड़ो मत। तुम्हारा डाउट जो है ना, वो मेन क्वेश्चन है बुक में से, देखो। अब तुम्हारे क्वेश्चन तुमने देखे, सपोज वर्क पर एनर्जी में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तुमने कहा कि 100 कर लिए, और तुम्हारे डाउट आए सपोज 23, 77 तुमने खुद से किए, 23 तुम डाउट्स ले आए। तुम्हें क्वेश्चन कितने दिखाई दे रहे हैं? 100। पर मुझे पता है कितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 23 दिखाई दे रहे हैं। 77 हटा दो, है ही नहीं। मेन क्वेश्चन 23 है, उन 23 के ऊपर ही काम करने हैं। फर्स्ट टाइम करो तो भी, और सेकंड टाइम जब करोगे तो भी, और जब आफ्टर 6 मंथ्स और 5 मंथ्स तुम कहोगे कि अब हमारा सिलेबस पूरा हो गया और फुल सिलेबस का टेस्ट है, उस दिन भी वो 23 क्वेश्चन ही दिखाई देने चाहिए तुम लोगों को। हटाओ उन 77 को, कोई मतलब ही नहीं है। खुश मत हुआ करो कि हो क्या गया, खुश उनसे हुआ करो कि इतने क्वेश्चंस हमारे डाउट है, इनके ऊपर काम करने। ये हमें नहीं आता, ये हमें पता लगा कि हमारी वीकनेस ही है। एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एग्जांपल तो क्या, तुम बहुत जीनियस हो, सब लोग साइंस अच्छे से जानते हो। हम लोग बहुत सारी चीजें विदाउट, हम लोग ऐसे, हम मैं अपनी तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे अपनी सोसाइटी में देखते भी कुछ लोग ऐसे साइंस नहीं पढ़ी है, पर फिर भी वो साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। जाने अनजाने वो बहुत टेक्निक्स यूज करते हैं, साइंस यूज करते हैं। तो तुम एक केमिस्ट्री में एक चीज होती है ना कि एक एटम होता है केमिस्ट्री में, कैल्शियम है, सोडियम है सपोज, या कोई बॉडी भी है। बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करें तो कैसे करते हैं। या किसी एटम को पॉजिटिव चार्ज करना, एक सोडियम एटम हमारे पास है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहते हैं, तो तुम क्या करोगे, कैसे करते हो पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लो। प्रोटॉन को ऐड करके नहीं कर सकते क्या? प्रोटॉन को ऐड करके पॉजिटिव नहीं कर सकते? कह सकते हैं। कर सकते हैं। किसी भी सर बॉडी को, हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। कभी तुमने ऐसे क्यों नहीं सोचा कि प्रोटॉन इसमें ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा? प्रोटॉन भी तो रहता है एटम के पास, बॉडी के पास प्रोटॉन्स भी होते हैं। तुम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाला जा रहा है, प्रोटॉन को डालो इसके अंदर, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन लेके आओ, उसमें डाल दो, पॉजिटिव हो जाएगा वो। इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगे रहते हो तुम। कभी कभी नहीं सोचा ऐसे कि इलेक्ट्रॉन के पीछे क्यों लगे हुए हैं?
अगर पॉजिटिव करना हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नेगेटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल दो। उस इलेक्ट्रॉन के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? और प्रोटॉन बैठे हैं अंदर न्यूक्लियस में, निकालो उनको बाहर, कि तुम भी आओ कभी बाहर। एक प्रोटॉन वहां से निकाल के ले आओ, पता है पूरा एटम नेगेटिव हो जाएगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाल दो, पूरा एटम पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोटॉन तो सर हैवी होता है, तो उसको निकालना ही सर उसके लिए तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए। प्रोटॉन हैवी होता है, हैवी कितना, 10⁻27 किलोग्राम, कितना हैवी है ये? 10⁻27। और हमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना उसको उठाने में। 10⁻27 अपने आप में बहुत बहुत लाइट पार्टिकल है। हाँ, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन इसका मास 10,000 टाइम्स होता है, पर हैवी नहीं बोल सकते, लाइट पार्टिकल्स हैं। और एक आंसर भी दिया, शायद वो सही आंसर है कि हाई एनर्जी चाहिए होती है, और तो वो तरीका नहीं हम अडॉप्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि चीज़ों का ना एक करने का तरीका ही होता है, यही तरीका होता है कि उसमें से ना रिमूव करो। जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि एक रूम है, उसमें उसमें तुम्हें तुम्हें डार्क करना है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं हम लोग कि डार्क रूम होना चाहिए, क्या करोगे? लाइट ऑफ। लाइट ऑफ। लाइट दिन का टाइम लाइट ऑफ कैसे करोगे? जैसे भी करके तुम पूरा सिस्टम अरेंज करते हो कि पूरी लाइट को इस रूम से बाहर निकालो, किसी भी तरह से लाइट अंदर नहीं आनी चाहिए ना। एलिमिनेशन मेथड कई बार यू काम आता है। और देखने हम लोग, हमारे बहुत नेचुरल फिनोमिना है ये। कहीं अगर डार्क करना हो तो वहां से लाइट को हटाओ, कभी डार्क लेके नहीं आते। तुम्हें कह दिया जाए कि लाइट लाओ इस रूम में, तुम लाइट का अरेंजमेंट करते हो, लाइट लेके आओ भाई कहीं से, चाहे कहीं से तुम सनलाइट का अरेंजमेंट करो, चाहे तुम लोग बल्ब यूज करते हो, तो लाइट को लेके आते हो, डार्क कभी लेके नहीं आते। रिमूवल और एलिमिनेशन मेथड यूज होता है कि इसको रिमूव कर दो, लाइट को यहाँ से हटा दो, अपने आप डार्क आ जाएगा। एटम में पॉजिटिव लेके आना हो तो इलेक्ट्रॉन को हटाओ वहां से, तुम कभी पॉजिटिव लेके नहीं आते। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हमारी लाइफ में, नेचुरल फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल है या मैन मेड है, ऐसा नहीं है। नेचुरल फिनोमिना है कि बहुत बार एलिमिनेशन मेथड काम करता है, और बहुत सक्सेसफुल भी है ये। और ये लास्ट में काम करता है जब सब कुछ हट जाता है ना, कि ये तो बचेगा, ये काम कर देगा, तो एलिमिनेशन मेथड काम करता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारी एक्सरसाइज की बात भी ऐसी है। अपनी कमजोरियों को दूर करना स्टार्ट करो, अपने क्वेश्चन वो ढूंढो जो तुम्हें नहीं आते हैं, उनको करना सीखो, और डाउट्स को करना। मतलब मेरा मतलब ये वहां से था, मैं इसको रिलेट करना चाहता था। ये बात बिल्कुल सही है, जो तुम्हें आता है उसको छोड़ो, जो तुम्हें नहीं आता ना उसके बाद 2 बार 3 बार काम करो, एलिमिनेट करना स्टार्ट करो कि ये नहीं आते, इनको हटाओ। तुम्हारी फिजिक्स और तुम्हारी केमिस्ट्री और तुम्हारी बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा रिक्वायर्ड है, इंग्लिश, फिजिकल, जो भी तुम पढ़ना चाहते हो, हर जगह अप्लीकेबल है। और सिर्फ सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं, लाइफ के किसी भी मोड पर अप्लाई कर देना ये चीजें, हर जगह सक्सेसफुल है। क्योंकि हम लोग नेचर से बने हुए, हम भी नेचर हैं, हम कौन सा आर्टिफिशियल, हम भी तो नेचर है, और ये बातें भी नेचर की हैं। तुम कहीं भी लगा देना, हमेशा हमेशा चीज सक्सेसफुल रहेगी। बात सब्जेक्ट की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं तुम्हारी पूरी लाइफ की कर रहा हूँ। कभी भी किसी मोड पर जरूरत पड़े ना तो ये बातें याद कर लेना और अप्लाई कर देना, तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सेशन एंड करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। ये जो तुम लोगों ने मतलब ये पूछा है, आज जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, इसकी फाइल भेजने की जरूरत तो नहीं है ना, कि भेजनी है? बताओ, कल भी मैंने